Good morning, students. Today we read our next topic of our lesson 2 Constitutional Design, the Constituent Assembly. Who then were the maker of the Indian Constitution? You will find here a very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. अभी बोल रहा है कि फिर भारत के जो संविधान के निर्माता कौन थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता कौन थे। यहाँ पर हम कुछ जो नेताएं हैं उनके बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी मिलेगी जिनका रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एस.सी. मुखर्जी, दुर्गाबाई देशमुख एंड so many more leaders are there in our constitution making. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called Constituent Assembly. अब ये क्या बोल रहे हैं कि चुने हुए जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने संविधान को बनाया या जिन्होंने संविधान को लिखने का काम करती थी उसे बोलते थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु write the constitution या who make the constitution is known as constituent assembly. Election to the constituent assembly were held in July 1946. अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो 1946 में हुए। इस फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई और उसके बाद में soon after the country was divided into India and Pakistan. The constituent assembly was also divided into कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद में क्या हुआ, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो भी डिवाइड हो गई। पाकिस्तान में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चली और इंडिया में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चली। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रूल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। अभी बोल रहा है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके अंदर 299 मेंबर थे। अब जो ये 299 मेंबर्स थे ये क्या थे, अपने अपने फील्ड के अंदर बेस्ट थे। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो इतने मेंबर्स लिए गए उन मेंबर्स को लेने के पीछे रीज़न क्या था? उन मेंबर्स को लेने के पीछे रीज़न क्या था कि सभी जाति के लोगों को उसमें शामिल किया जाए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें सभी जाति के लोगों के लिए वर्क किया जाए, सभी जातियों के लोगों के लिए प्रोविज़न डाला जाए ताकि बाद में आपस में किसी के भी अंदर मनमुटाव नहीं हो। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. अब जो ये असेंबली है इसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? दो चीज़ें पूछी जाती है, when was our कॉन्स्टिट्यूशन adopted and when it came into effect. तो पहले तो अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और इस डे को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में। वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades ago? We have already noted one reason about the constitution does not reflect the view of its member alone. It expresses the broad consequences of its time. अब ये बोल रहा है कि आज 6 दशक हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट क्यों करें? तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ जो इसने बनाया उसके मेंबर्स के विज़न को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या है, एक बड़ा विज़न रिफ्लेक्ट करता है। जो कई कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखे गए, कुछ लोगों को रूल एक्सेप्टेबल नहीं हुए, लेकिन हमारी जैसे जो कंट्री है वहाँ पर क्या हुए कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से चीज़ें डाली गई कि इसमें कोई चेंज करने की गुंजाइश नहीं रखी गई। यानी जो लीडर्स थे उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, उन्होंने कॉमन लोगों के लिए बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ताकि जो लार्जली लोगों को एक्सेप्ट हो। और दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। जो सेकंड रीज़न क्या है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। उस समय देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, so the constituent assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the member of the existing provincial legislature that we mentioned above. अब जो उस समय क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चुनी गई वो किसके द्वारा चुनी गई, जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उनके द्वारा चुनी गई। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। और इसमें क्या किया गया कि जितने भी जोग्राफिकल रीजन से रिलेटेड लोग बाग थे, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग बाग थे, उनको सबको पार्टिसिपेशन दिया गया। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। अब इस असेंबली में मेनली जिसका डोमिनेट था वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, but the Congress itself included a variety of political group and लेकिन जो इस पर कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारधारा के लोग थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर, असेंबली में कई मेंबर थे हु डिड नॉट एग्री विद कांग्रेस, जो कांग्रेस से एग्री नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू, और सामाजिक जो रूप है उसमें भी द असेंबली रिप्रेजेंट, असेंबली के अंदर क्या थे, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन वाले लोग बाग थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चुनी जाती या मेंबर्स चुने जाते तो भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का रूप है वो भी कोई अलग नहीं होता। फाइनली द मैनर इन विद द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्शनिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बोला है जिस तरह संविधान सभा ने काम किया है वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और क्या देता है, वैलिडिटी देता है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसिक्वेंशियल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए और उसके बाद में क्या किया, इसको ड्राफ्ट किया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेवरल राउंड ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत सारे राउंड चले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ड्राफ्ट के लिए और उसके डिफरेंट क्लॉज के लिए। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर, 2000 से अधिक सुधार कंसिडर किए गए। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर, 3 साल तक 114 दिन जो मेंबर थे उन्होंने आपस में बातचीत की। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, प्रत्येक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया। एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, जो भी वर्ड बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उसको सुरक्षित रखा जाता और रिकॉर्ड रखा जाता। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, इन्हें कहते थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट। और इसके नाम से क्या किया गया, 12 बल्कि वॉल्यूम्स प्रिंट किए गए। दीज डिबेट प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये डिबेट है, इस तर्क के पीछे जो ये डिबेट है उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि प्रत्येक चीज़ के लिए बहस की जाए कॉन्स्टिट्यूशन के, और कि हर चीज़ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम आए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, यानी क्या दर्शन है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो प्रीएम्बल क्या है, पूरा नट शेल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं उस प्रीएम्बल के अंदर डाल दी गई है। तो जो फिलॉसफी है वो प्रीएम्बल प्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखिए, in this book we shall study the exact provision of the constitution on different subjects. At this stage
Let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. This is what the preamble to constitution does. अब ये कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिलॉसफी है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या है लीडर्स की राय जाने। लेकिन लीडर्स की राय नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी फिलॉसफी बताता है, और वो फिलॉसफी बताता है हमारा प्रीएम्बल। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेज ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कुछ को आश्चर्य होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनकी जो चित्र है उनके अंदर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, दैट इज़ महात्मा गांधी। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे। यट देयर वर मैनी मेंबर हु फॉलो हिज विजन, और बहुत से ऐसे मेंबर थे जो उनके विजन को फॉलो करते थे। और उन्होंने अपनी ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन, अपनी जो मैगजीन थी यंग इंडिया, उनमें उन्होंने लिखा कि ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। वो ये कि उन्हें संविधान से क्या अपेक्षा है। देखिए उन्होंने क्या कहा, I shall strive for a constitution which will release India from thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall be live in perfect harmony. There can be no room in such an idea for the curse of untouchability or the curse of the intoxic drink and drug. Woman will enjoy the same right as man. I shall be satisfied with nothing else. अब गांधी जी क्या कहते हैं, मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जहाँ पर जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सभी गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोड़ते रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये गांधी जी ने अपनी बुक यंग इंडिया में 1931 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. और भेदभाव और जो गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, यानी जो इनइक्वालिटी है उसको हटाने का सपना भारत के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके मन में भी था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक की रोल अदा किया। ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटी कुड बी रिमूव्ड। उसके बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी इन विजन, वो महात्मा गांधी की कई बार बुराई भी कर देते थे। ही इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही स्टेटेड इज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली, और उन्होंने अपने जो संविधान सभा के जो अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी जो एनेक्सिटी यानी चिंता थी उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। अब देखिए हम पढ़ते हैं। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contraction. In politics, we have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will recognize the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. अब ये बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्ट्रैक्शन भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हमें एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही
एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे, हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जिएंगे? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला, हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। अब उन्होंने इक्वलिटी के लिए क्या कहा कि जो इनइक्वलिटी है उसे हटाना पड़ेगा। अगर इनइक्वलिटी नहीं हटेगी, चाहे हम कितनी भी आज़ादी प्राप्त कर ले, चाहे कितनी भी चीज़ें हमें, तब तक हमारे यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र में क्या रहेगा? संकट रहेगा ही। आखिर Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 August 1947. अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? Long year ago we made a trust with destiny. वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था. Now the time comes, अब समय आ गया है, when we shall redeem or place not wholly or in full measure but very substantially. अब ये बोल रहे हैं कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक. At the stroke of the midnight hour when the world sleep. अब ये कहा कि घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा और आज़ाद होगा. A moment comes which comes but rarely in history, which we step out from the old to the new, when an age and when the soul of a nation long suppressed find utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and the still large cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly. A sovereign body represent the sovereign people of India. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इतिहास में कभी कभारी सही पर एक ऐसा वक्त आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, और जब एक युग का अंत होता है, और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा जागृत होती है, आवाज़ पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें. यही हमारे लिए उचित है. आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है. भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है. इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, और फिर भी इतिहास अब बीत चुका है जब हम अपने भविष्य सुनहरे की तरफ संकेत दे रहा है. यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और हम एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा करना. इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता का, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत. हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख में आंसू पोंछने की है. संभव है ये काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा ये काम ख़त्म नहीं होगा. अब इसमें महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच में कहा कि हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर हमारा क्या है, लोगों की सेवा करना है, दूर करना है पॉवर्टी को, अज्ञानता को, बीमारियों को, और इक्वलिटी लानी है हमें. और हमारा काम क्या है, लोगों के आंसू पोंछना है, और जिससे कि एक ऐसा राष्ट्र बने जहाँ पर किसी के भी आंखों में आंसू नहीं हो. और ये काम तब तक हमारा ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इसे नहीं पालेंगे. That's all for the today. Tomorrow we read philosophy of the Constitution.